आज बांग्लादेश में स्टूडेंट अपनी पढ़ाई और जॉब छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से एक ऐसी मांग रख रहे हैं कि जिसके लिए वो अपनी जान भी देने को तैयार है। और पुलिस इन लोगों को रोकने की बजाय इनके ऊपर गोलीबारी कर रही है, इनको मार रही है, पीट रही है। और ये जो आपको सीन दिख रहा है वो आपको लग रहा होगा कि कोई एक सीक्रेट ऑपरेशन हो रहा है, बट ये बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी पर पुलिस को हेलीकॉप्टर से उतारा जा रहा है। तो ऐसा आखिर क्या हुआ कि बांग्लादेश के स्टूडेंट ऐसा प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए? ये है अब्बू सैयद कि जिसकी 16 जुलाई को पुलिस ने लाखों लोगों के सामने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। तो यह कोई गुनहगार नहीं था, ये आपकी और मेरी तरह एक आम आदमी था और एक स्टूडेंट था कि जो अपने राइट्स के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा था। और ये दूसरे स्टूडेंट के साथ मिलकर बेगम रोकेया यूनिवर्सिटी की जो रंगपुर बांग्लादेश में है वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा था। और जैसे ही पुलिस वहाँ पर उन सारे स्टूडेंट को भगाने के लिए आती है तो पुलिस वहाँ पर आते ही स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज स्टार्ट कर देती है और स्टूडेंट उनके जवाब में पत्थर फेंकते हैं। बट जैसे ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो पुलिस उन लोगों के ऊपर गोलीबारी करना स्टार्ट कर देती है। और इसमें से ये एक स्टूडेंट सबसे आगे आता है और अपने हाथ फैलाकर पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है। बट पुलिस यहाँ पे गोलीबारी रोकने के बजाय उसके ही ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो वो वहाँ पे घायल हो जाता है और वहाँ से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। बट हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, इस दंगे में 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं कि जिसमें रिपोर्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स और मोस्टली स्टूडेंट थे कि जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस को शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे रखा है कि जिसकी वजह से आज बांग्लादेश में सारे अस्पताल मुर्दा घर बन चुके हैं, हजारों लोग इंजर्ड हैं, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन बंद है, इंटरनेट की सेवा बंद है और बांग्लादेश का बाहर की दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है। और ये सारी चीजें कब खत्म होंगी वो किसी को पता नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्टूडेंट ये प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ गई और गोली खाने के लिए भी तैयार हो गई? और क्या ये प्रोटेस्ट कभी खत्म नहीं होगा, जानेंगे इस वीडियो में। तो इन सारे पॉइंट्स को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों हुआ। तो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट जॉब कोटा के लिए और इसको जानने के लिए हमको थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। तो 1947 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब पाकिस्तान के दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान की जो अभी बांग्लादेश से जाना जाता है वो 1971 तक पाकिस्तान का ही पार्ट था। 1971 के बाद उनको आजादी मिली पाकिस्तान से और उसका नाम बांग्लादेश रखा गया। और 1971 की लड़ाई से पहले बांग्लादेश अपनी एक अलग कंट्री चाहती थी, जिसकी वजह से 4 जनवरी 1948 को ईस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम लीग में एक स्टूडेंट विंग बनी कि जिसको शेख मुजीबुर रहमान ने बनाया और वो बंगाली लोगों के लिए एक अलग कंट्री चाहते थे। तो वैसे तो ये स्टूडेंट लीग काफी सारे प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती रही, बट इसका सबसे बड़ा योगदान रहा 1971 की वॉर में कि जिसमें इन लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी से लड़कर अपनी एक कंट्री बनाई। और इसके बाद इस स्टूडेंट विंग का नाम रखा गया बांग्लादेश छात्र लीग। पर करंट प्रोटेस्ट से इस स्टूडेंट विंग का क्या लेना देना? तो ये विंग आगे जाके एक ऐसा इस प्रोटेस्ट में मेजर रोल प्ले करने वाले है कि जिसको आप देखकर हैरान हो जाओगे। तो इंडिपेंडेंस के बाद BCL के फाउंडर यानी कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने और इनकी रूलिंग पार्टी का नाम रखा गया आवामी लीग। और इन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स करे गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक अलग से कोटा डिजाइन करा गया। और इसी कोटा के अकॉर्डिंग आज तक बांग्लादेश वासियों को गवर्नमेंट जॉब मिलती आ रही है कि जो कुछ इस तरीके से है। 1% कोटा फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, 5% कोटा माइनॉरिटीज के लिए, 10% कोटा वुमेन के लिए, 10% कोटा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए और 30% कोटा 1971 के फ्रीडम फाइटर्स, उनके बच्चों और उनके पोते पोतियों के लिए। और अभी बाकी का जो 44% बचता है वो जनरल लोगों के लिए कि जहां पर मेरिट बेस्ड सिस्टम था। तो ये जो कोटा डिजाइन करा गया था वो क्लियरली फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिली के फेवर में था कि जिन्होंने 1971 की वॉर में पार्टिसिपेट करा था। और यही कोटा मेन रीजन बना आज के ये हिंसक प्रोटेस्ट के लिए। तो ये प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, ये प्रोटेस्ट 2018 से चलता आ रहा है। 8 मार्च 2018 को ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और 21 मार्च को PM शेख हसीना ने ये कहा कि ये फ्रीडम फाइटर्स का कोटा ऐसे का ऐसा ही रहेगा क्योंकि आज इन्हीं की वजह से बांग्लादेश को आज़ादी मिली है। और अगर ये लोग ना होते तो आज ये जॉब्स भी नहीं होती। और क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की जो PM के फादर थे और उन्होंने ये कोटा डिजाइन करा था जिसकी वजह से वो इस कोटा के फेवर में थी। पर जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तब PM ने ये डिसीजन लिया कि अगर फ्रीडम फाइटर्स को ये कोटा नहीं मिलता
तो आगे से किसी को यह कोटा नहीं मिलेगा। और ऐसा बोल के इन्होंने ये कोटा को पूरी तरीके से गवर्नमेंट से निकाल दिया। पर इसके बाद फ्रीडम फाइटर की फैमिली और 6 और लोगों ने मिलकर एक कोर्ट में अपील फाइल करी कि जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम शेख हसीना का यह डिसीजन इलीगल है। और इसी के चलते 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को यह फैसला सुनाया कि इस कोटा को फिर से लाया जाए। और जैसे ही ये न्यूज स्टूडेंट्स को मिली तो उनको ये लगा कि शेख हसीना फिर से उनके फेवर में कुछ बोलेगी या तो फिर इस कोटा को रिफॉर्म करेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं करा और उसने हाई कोर्ट का यह डिसीजन मान्य रख के गवर्नमेंट जॉब से फिर से यह कोटा इंट्रोड्यूस कर दिया। और इसके चलते सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के स्टूडेंट ने पीसफुल प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और इसमें फिर धीरे धीरे करके सारी दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करने लगे। और 7 जुलाई को यह प्रोटेस्ट पूरी कंट्री में होने लगा कि जिसमें अभी स्टूडेंट के साथ साथ दूसरे लोग भी शामिल हो गए। तो अभी ये जो सारे प्रोटेस्टर थे वो सड़क पर रैली निकालने लगे यही कोटा सिस्टम के खिलाफ। और पीएम शेख हसीना ने पुलिस को ये ऑर्डर दिया कि वो इन सारे प्रोटेस्ट को कंट्रोल करे। बट यहाँ पे पुलिस के साथ साथ गवर्नमेंट की स्टूडेंट विंग बांग्लादेश छात्र लीग भी जुड़ गई कि जो स्टूडेंट के ऊपर हमला करने लगी, उन सबको मारने लगी कि जिसमें काफी सारे स्टूडेंट जख्मी हुए, काफी सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। और 13 जुलाई को स्टूडेंट ने रेलवे ट्रैक पर भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि जिसकी वजह से वहां पर रेलवे भी बंद हो गई। पर फिर 15 जुलाई मंडे को ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा वायलेंट बना क्योंकि इसके ठीक एक दिन पहले संडे को पीएम शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि जिसके अंदर प्रोटेस्ट करने वालों को रजाकार बोला गया। तो रजाकार का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने 1971 की वॉर में पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ वॉर लड़ी थी, उन लोगों को रजाकार बुलाया जाता है। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो गद्दार या तो फिर देशद्रोही। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट पास हुआ तो स्टूडेंट थोड़े एग्रेसिव हो गए और वो सड़कों पर निकल आए इन सारे नारों के साथ। और फिर मंडे को पुलिस के साथ साथ बीसीएल के स्टूडेंट्स भी आते हैं इन सारे स्टूडेंट्स को रोकने के लिए। और वहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा वायलेंस हो जाता है कि जिसमें बीसीएल के स्टूडेंट इन सारे लोगों को मारने लगते हैं। पुलिस भी यहाँ पर ओपनली फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है, लाठी चार्ज करती है, पत्थर फेंकने लगती है और काफ़ी सारे टीयर गैस भी छोड़े जाते हैं इन लोगों को भगाने के लिए और मारने के लिए। तो अभी ये पीसफुल प्रोटेस्ट एक वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया था और पीएम खुद पुलिस और आर्मी को ये कह रही थी कि कुछ भी करके इस प्रोटेस्ट को खत्म करो, चाहे आपको गोलीबारी करनी पड़े, चाहे आपको किसी को मारना भी पड़े। और इस प्रोटेस्ट में 160 से भी ज्यादा लोगों की जानें गई है, हजारों लोग घायल हुए हैं। और ये कोई फाइनल आंकड़ा नहीं है क्योंकि वहां पर इंटरनेट सेवा बंद है कि जिसकी वजह से मीडिया पूरी तरीके से डिटेल रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही है। और इस वायलेंस के चलते बांग्लादेश का पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद है, वहाँ की स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज ये सारी चीजें बंद है। एक तरीके से मानो वहां पर लॉकडाउन चल रहा है। और इस वायलेंस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को इस कोटा को रिफॉर्म करने का आदेश दिया कि जिसमें जो 30% फ्रीडम फाइटर्स का कोटा था उसको 5% कर दिया और 93% कोटा को मेरिट बेस कर दिया। और बाकी का जो 2% है वो माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर और डिसेबल्ड लोगों के लिए अलोकेट कर दिया। तो इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से वायलेंस तो बंद हो गया बट अभी भी स्टूडेंट की कुछ मांग है और अभी भी वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इस प्रोटेस्ट से जिन लोगों का नुकसान हुआ है और जो लोग मारे गए हैं उनके लिए उनको जस्टिस चाहिए। और उन स्टूडेंट्स की मांगे कुछ इस तरीके की है। तो आपको क्या लगता है कि इतने बड़े सिस्टम फेल के बाद बांग्लादेश फिर से ट्रैक पे आ पाएगा? और क्या भारत का गवर्नमेंट जॉब्स का कोटा इसी तरीके से मिसमैनेजमेंट से भरा पड़ा है? वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना।